पूरे मिथिलांचल का नाज बिस्फी रहेगी और बिस्फी से पूरे मिथिलांचल को विकास किया जाएगा और सरकार को खरीदनी पड़ेगी। जैसे फैक्ट्री मालिक एक सुई का दाम स्वयं तय करता है और सरकार उसको वेयर हाउस बनाया जाए, पैकिंग की व्यवस्था बनाया जाए, उसमें किसानों को लगाया जाए, नौजवानों को लगाया जाए। हमारे साथ हैं नागेंद्र प्रसाद यादव। आज इनसे मिलने आए हैं, थोड़ा सा मधुबनी घूमने आए हैं और देखने आए हैं कि क्षेत्र का क्या हाल है। लोगों से बातचीत किया है हमने। इसी वीडियो में आपको आगे चल के पब्लिक बाइट्स भी मिलेंगे जिसमें लोगों से बातचीत किया। लोगों से बातचीत करने टाइम जो नाम सुनाई दिया वो नागेंद्र प्रसाद यादव जी का ही था, इसलिए इनसे भी पर्सनली आकर के हम बातचीत करना चाहे। तो कैसे हैं आप? नमस्कार, हम तो ठीक हैं। हमारा परिचय नागेंद्र प्रसाद यादव, मैं रथोस पंचायत लोहरा गांव से आता हूं और मैं अब पूर्व से ही राजनीति करता हूं। पूर्व से मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में रहा और भूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, गरीबों के बीच में रहा और समाज का सेवा करते रहे। और अभी हम प्रशांत जी के विचार से प्रभावित हो करके जो बिहार की समस्याएं हैं वो उसमें बेहतर बिहार बनाने के लिए या बदलाव लाने के लिए अभी हम जिला किसान अध्यक्ष पद पर हैं, जन स्वराज में हैं और काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप राजनीति में कैसे आए। जो पृष्ठभूमि है लोगों की मिथिला में, तो परिवार से ही लोग, जिनके परिवार के लोग होते हैं राजनीति में, वही सब आते हैं। आपके भी परिवार के लोग राजनीति में हैं? पूर्व से तो हमारे परिवार रहे ही, समाज के बीच में रहे, समाज का सेवा करते रहे। और जब हम स्टूडेंट थे तो यहाँ सामंती का कहिए कि कहर था, जमींदारों का कहर था, शोषण हो रहा था, दलितों का शोषण हो रहा था, पिछड़ा का शोषण हो रहा था, यानी गरीबों का शोषण किया जा रहा था। जो खाली पैर चप्पल पहन करके कोई भी आदमी जमींदार के यहाँ नहीं जा सकता था, बड़े लोगों के यहाँ नहीं जा सकता था। तो हम लोगों को एक अपना चिंतन सोच आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, समाज के बीच में अत्याचार है। तो हमने इसी पर, हमारे भोगेंद्र झा जी थे यहाँ और हमारे लोग जो हमको लाने वाले गार्जियन थे, रामचंद्र यादव जी थे, तो इन्होंने हमको प्रोत्साहित किया और मैंने विद्यार्थी छात्र जीवन से ही हम उसके खिलाफ आए और समाज के बीच में रह करके अपनी राजनीति किया और शोषण के खिलाफ हमने अक्सर लड़ाई लड़ता रहा और आज तक लड़ रहे हैं। बात करें अगर मधुबनी की, तो मधुबनी में जो 7 जिले अभी तक बताए गए हैं, 40 जिलों की बात लॉकडाउन में हुई थी, लेकिन बिहार के 7 जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, उसमें भी मधुबनी नंबर 1 पे आता है। मिथिलांचल के 3 जिले हैं, तो पलायन यहाँ पे होने का क्या कारण है? इतना ज्यादा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मधुबनी में हो रहा है। देखिए, पलायन तो पूरे बिहार की ही बात है कि पूरे बिहार से ही होता है। और मुख्य तरफ पलायन जो आपने 3 जिले की बात किया है, तो मिथिलांचल में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, मतलब ऐसी स्थिति है खासकर मिथिलांचल का, जिसमें आज तक जो भी नेता हुए वो जात और धर्म के नाम पर अपना वोट लेके जीतते गए, लेकिन जो विकास करना चाहिए था मिथिलांचल के अंदर, बाढ़ हो उसका निदान होना चाहिए, सुखाड़ हो उसका निदान होना चाहिए, उस रूप से किसी ने इस एजेंडे पर, यानी विकास के एजेंडे पर आज तक कोई काम किया ही नहीं किसी ने। वो जो दल के हो, या तो कभी इधर से मान लीजिए कि लालू जी के तरफ से आ गए, लालू जी के खिलाफ आए तो भाजपा के तरफ आ गए, इसी बीच में सिर्फ जात और धर्म के नाम पर जीत करके आते रहे और अपने कुर्सी को कायम बरकरार रखने का काम किए। लेकिन मिथिलांचल में विकास नहीं हो पाया। जितने चीनी मिलें थी, अब मैं थोड़ा अधिक बताऊंगा, तो नीतीश जी भी जीत करके आए, तो लालू जी के रीजन में जो जो चीनी मिल मिथिलांचल में बंद हुआ, जब नीतीश जी आए तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं चीनी मिल नहीं बंद चलाऊंगा तो वोट मांगने के लिए दोबारा मैं नहीं आऊंगा। तो दोबारा क्या आएंगे? 20 साल नीतीश जी को हो गया। जो चीनी मिल लालू जी के समय में बंद हुआ, आज उस चीनी मिल का जमीन कंपनी के हाथ चला गया,
तो फैक्ट्री क्या लगेगी, मिल क्या खुलेगा। जो पूर्व से यहाँ चल रहा था वो भी मिल सारा बंद हो गया, वो भी सारा फैक्ट्री बंद कर दी गई और वैसे ही मिथिलांचल को कंगाल बना के रख दिया गया, क्योंकि मजदूर की फैक्ट्री बना दिया इन लोगों ने हाँ, मिथिलांचल को। बात करें अगर तो पलायन हम लोग का मुद्दा रहा है। पिछले 3 सालों से गांव गांव घूम करके आप सब लोगों ने भी पदयात्रा किया है जी। उसमें घूम घूम के सबको बताया है कि पलायन, भाई पलायन को रोकना है, पलायन को हम 1 साल के अंदर रोक देंगे जनसुराज की सरकार बनने के बाद जी। लेकिन आप देखें कि अभी की जो राजनीति हो रही है उसमें सारे राजनीतिक पार्टियां सब कह रही है कि पलायन हमारा मुद्दा है। कन्हैया कुमार कह रहे पलायन बंद करो, जीविका वाला योजना कह रहे 2500 देंगे हम तेजस्वी यादव। तो जो हमारा 5 संकल्प है जनसुराज का, उसमें से एक एक चुन चुन के कह रहे हैं कि ये मेरा हो गया, मेरा हो गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को शायद सत्ता में याद नहीं आता है। जब तक वो लोग सत्ता में रहे तो न पलायन याद आया, न बेरोजगारी याद आया, न शिक्षा याद आया, न स्वास्थ्य याद आया। सारे चीजों को इन लोगों ने अपनी ही सरकार में बदतर से बदतर बना दिया। अब जब प्रशांत जी इस मुद्दा को लेकर के चले हैं कि हम यहाँ बिहार के बेटे हैं और बिहार के अंदर जो हमारी मजदूर की फैक्ट्री बन गई है मैं उसको खत्म करूंगा, तो पलायन रोकूंगा। पलायन की सवाल हो रही है, शिक्षा का सवाल हो रहा है, स्वास्थ्य का सवाल हो रहा है, महिला सशक्तिकरण का सवाल हो रहा है। तो आज यही मुद्दा को लेकर के फिर कन्हैया कुमार जी की बात करते हैं। वो साम्यवादी विचार के लोग आज कांग्रेस में चले गए हैं। जिस सामंती के खिलाफ कन्हैया कुमार ने भी लड़ाई लड़ा था, बड़ी बात बोल रही थी, आज वो कन्हैया कुमार उसी सामंतवाद में मतलब उसी कांग्रेस में आकर के आज अपने 1-2 पद के लिए मिले हुए हैं। तो उस कन्हैया कुमार के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो स्वयं अपने आप को सोचे। और जिस पलायन की बात आप करते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा पलायन मुद्दा है, तो आज क्या बोलेंगे तेजस्वी जी? उनको तो गणितकार रखना चाहिए तेजस्वी जी को कि 15 साल के समय में शायद उनको याद नहीं आया, उनके माता पिता को भी याद नहीं आया कि बिहार में पलायन है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, सही स्वास्थ्य है कि नहीं। जबकि तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब अपनी पत्नी को है प्रसव होने की बात हुई इनके पत्नी को, तो बंगाल ले जाना पड़ा। कलकत्ता में जाकर के इन्होंने अपने पत्नी का इलाज कराया। तो सोचने की विषय है और सोचना चाहिए यहाँ बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को, कि जब जो 15 साल रह चुके, जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुका, उसकी पत्नी कलकत्ता में जा रही है एक प्रसव कराने के लिए, तो बिहार के स्वास्थ्य की क्या हालात है। तो ये चीज तो ध्यान मिथिला वासियों को रखना चाहिए, बिहार वासियों को रखना चाहिए कि अब बड़ी बड़ी बातें करती है तो सवाल उठा देना चाहिए कि साहब आपने जो स्वास्थ्य मंत्री रहा तो आपने स्वास्थ्य पर क्या काम किया कि आपको पत्नी को लेकर के साधारण चीज के लिए, एक प्रसव कराने के लिए आपको कलकत्ता जाना पड़ रहा है। तो बिहार की गरीब जनता क्या करेगी, वो कहां जा पाएगी, उसका इलाज कैसे हो पाएगा। तो सवाल करना चाहिए, तेजस्वी जी को भी सोचना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, माई बहन योजना की बात करते हैं कि हम माई बहन योजना 2500, तो उनको भी गणितकार रखना चाहिए। तेजस्वी जी को मैं दूसरे भाषा में नहीं कहना चाहता हूं, जो दूसरा दल बोलता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको गणितकार रख करके बात करनी चाहिए कि कितनी संख्या है बिहार के अंदर और महिलाओं की कितनी संख्या है। कुल संख्या महिलाओं की 6 करोड़ है और 6 करोड़ को अगर हम 2500 से गुना करते हैं तो साल में कितना करोड़ रुपया होता है और बिहार सरकार का एजेंडा कितना है, उसका टारगेट कितना है और कितना पैसा होता है। अगर सारे पैसे हम अगर दे देते हैं मां बहन योजना में, तो फिर और विकास कहां से होगा और कर्मचारी का वेतन कहां से मिलेगा, ये चीज सोचना चाहिए। और तेजस्वी जी को भी सोच समझ करके बोलना चाहिए। अब बिहार में भी सोचने समझने वाले लोग हैं, तो मैं कहता हूं, हम लोग भी जा करके कहते हैं कि आप पूछिए तेजस्वी जी से कि पैसा कहां से देंगे। तो मैं जैसे कहता हूं कि इंडिया और इंडिया, एक ने बनाया इंडिया और एक कहते हैं हम इंडिया, लेकिन वो गठबंधन है, तो गठबंधन क्या है कि जातीय का नहीं कहिए, ठक का गठबंधन हम लोग कहते हैं। ये एक ठक का गठबंधन है जो आज तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं। तो भाई घोषणा करते हैं तो आप भी उप मुख्यमंत्री रहे तो आपको लागू कर देना चाहिए था, चुनाव में लागू कर रहे हैं। इधर मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आए
तो इन्होंने घोषणा किया कि मैं 15 लाख रुपया देंगे। मोदी जी भी 10 साल रह गए इस 15 लाख रुपया और 4 किलो चावल पर, लेकिन कहां मिला उस गरीबों को। नीतीश जी 2023 में घोषणा किए, जातीय और आर्थिक जनगणना कराए। इन्होंने कहा कि हम हर बीपीएल परिवार से, बीपीएल से नीचे परिवार को 2 लाख रुपया देंगे और 3 डिसमिल जमीन देंगे। नीतीश जी को पूछना चाहिए कि आपने 2 लाख रुपया दिया, आपने 3 डिसमिल गरीब को जमीन दिया, तो सारे लोगों ने ठग का चोर चोर मसेरे भाई, तुम भी लूटो हम भी लूटो, जिसको मिल जाए वो भी लूटो। तो इनको लूट की जो इन लोगों की बात रही, यही गठबंधन है इनका, यही गठबंधन है। या जात के नाम पर करो, ठग का गठबंधन बना लो, तो ये तो ठग की गठबंधन है। और जनता भी समझ रही है, इस बार जनता अच्छा से समझ रही है। प्रशांत जी जो 3 साल से गांव गांव जाकर के मिल रहे हैं, हम लोग भी उसी पर काम कर रहे हैं, तो जनता भी अब समझने लगी है कि 35 साल से ये ठग का गठबंधन चल रहा है, इंडिया और इंडिया करके, और गरीब जनता को ठगा जा रहा है। और मिथिलांचल को तो खासकर कंगाल ही बना दिया कि मिथिलांचल में जो भी आज तक नेता और मंत्री बना, मिथिलांचल का विकास नहीं हो पाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बात करें थोड़ी सी और मिथिलांचल की, मिथिलांचल में भी ऐसे जिला है जैसे दरभंगा है, वो टूरिज्म हब बन सकता था। दरभंगा महाराज का जो किला सब है बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता था। नीतीश कुमार अपने जिलों को डेवलप किए, राजगीर को किए, नालंदा को किए, बोधगया को अभी कर रहे हैं, तो मिथिलांचल को बर्बाद क्यों किए? वो मिथिलांचल को पूर्वांचल के लोगों ने दबाया है, नीतीश कुमार ने दबाया है। जी, इसलिए कि इसी बिहार में मिथिलांचल सबसे बड़ा था, जहां विद्यापति की धरती मानी जाती थी, विद्वानों की धरती मिथिलांचल मानी जाती थी, और जहां से दरभंगा महाराजा इस बिहार के एक बड़े हस्ती के रूप में माना जाता था, आज वो दरभंगा जिला सबसे बड़ा कंगाल है, क्योंकि मधुबनी भी दरभंगा से ही अलग हुआ जिला है। और सबसे बड़ा जो मिथिलांचल, जो ये 5 और 7 जिला हम लोग कहते हैं, सहरसा सुपौल लेकर के, वो 7 जिला सबसे अभी बुरी हाल में चल रहा है, कभी बाढ़ के चपेट में, कभी सुखाड़ के चपेट में, और यहाँ के लोग पलायन होकर के दूसरे राज्य में शरण लेकर के गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ न शिक्षा न स्वास्थ्य, मिथिलांचल में कुछ है ही नहीं, विकास नाम का चीज है ही नहीं। सिर्फ यहाँ के नेता ने मिथिलांचल के लोगों को नब्ज समझ लिया है कि भाई ठगने से ही हमको वोट मिलेगा, झूठ वादा करने से ही वोट मिलेगा, और मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ के लोगों को गरीब बना करके रख दिया कि लालच में ही हम वोट लेते रहेंगे। आप सभा करने के लिए रात भर जाते हैं, हम 10 बजे रात को भी देखे कि आप लोग सभा करके आ रहे थे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मिथिलांचल में मधुबनी की, आपके विधानसभा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? अगर आप मान लीजिए कि जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, आज जो यहाँ की समस्याएं हैं, और खासकर आप मधुबनी जिला की बात करते हैं, और हमारे क्षेत्र की जब बात हो रही है, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि आज तक नहीं हुआ। जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी नेता जीते, तो मैंने तो पूर्व से भी कहा कि 2 धारा के बीच में आज तक कोई तीसरा विकल्प तो रहा नहीं। 2 धारा के बीच में लड़ाई होती रही, कोई जात के नाम पर जीत करके आकर के अपना बनाए, कोई धर्म के नाम पर आकर के अपना उल्लू सीधा करके अपना बनाए। विकास यहाँ नहीं हुआ, और यहाँ घूट घूट करके हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो इस पर प्रशासनिक अत्याचार अभी हो रहा है, जबकि कुछ पहले नेताओं की शासन थी, नेताओं का गुंडाराज था, आज प्रशासनिक गुंडाराज चल रहा है यहाँ, जो कहीं भी बिगैर पैसे का काम होता नहीं है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है। आज एक हमारी गरीब महिलाएं अगर जाती है कोई काम कराने के लिए, तो आधार कार्ड बनाने के लिए, आपको राशन कार्ड बनाने के लिए, आपको कहते हैं जॉब कार्ड बनाने के लिए, तो 500-500 हजार रुपया लिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है, जो कि बेकाबू पदाधिकारी हैं।
तो अब जहां तक विकास की सवाल है, तो मैंने कहा कि अगर हमको जब जनता का आशीर्वाद मिलता है यहाँ, तो सबसे पहले मैं जनता का राज लाऊंगा, जिसके लिए मैं लड़ता रहा हूं। तो उस मिथिलांचल में अपनी में तो लाऊंगा, लेकिन पूरे मिथिलांचल में बिस्फी 1 नंबर पर होगा। वो शिक्षा में होगा, स्वास्थ्य में होगा, और जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को खत्म करते हुए मैं बिस्फी प्रखंड को गणित बुक में 1 नंबर पर लाऊंगा। बिस्फी को इस मिथिलांचल के धरती पर, अगर बिस्फी विधानसभा होगा, विद्यापति की धरती होगी, तो 1 नंबर पर रहेगा और जनता का राज होगा, और भ्रष्टाचार का नाम तो रहेगा ही नहीं। और विकास जितना 35 साल नहीं, आजादी के बाद से मैं कहता हूं जो 80 साल में देखने को नहीं मिला, मेरे जैसा आदमी अगर आएगा तो वो 2 साल के अंदर वो चीज मैं दिखा के दूंगा कि बिस्फी आज विकास में है। और एक एक जनता को कहना पड़ेगा कि आज बिस्फी में विकास दिखने को आ रहा है। बात करें थोड़ा सा युवाओं की, कि लोग यहाँ पे बहुत सारे युवा थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, चाय की थपलियों पे बातचीत कर रहे थे जन स्वराज के बारे में। आपका भी कुछ लोगों ने नाम लिया कि आप भी बहुत अच्छे आदमी में आते हैं, जन स्वराज के नेताओं में आपका नाम यहाँ पे लोग ले रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन युवाओं के लिए क्या करेंगे? पलायन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, उन युवाओं के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? आपका क्या प्लान है? यहाँ के खासकर बिहार में किसी तरह का युवाओं को या महिलाओं को भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि तुम कैसे अपना रोजी रोटी तैयार कर सकोगे, कैसे काम करोगे और क्या काम करके तुमको पैसा मिलेगा। इस चीज का ट्रेनिंग बिहार के अंदर नहीं है, खासकर मिथिलांचल में तो है ही नहीं। बिहार में तो कुछ जिला में है, किया गया है, डेवलप भी हुआ है। प्रशांत जी के आवाज पर, जब से प्रशांत जी आवाज देना शुरू किए हैं तो अन्य पार्टी भी उसको लागू करने का काम किया, लेकिन हमारे मिथिलांचल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने, जैसे नौजवानों की बात है, सोशल मीडिया की बात है, उसका ट्रेनिंग, और मतलब जो रोजगार करने का, जो उद्यम करने का जो ट्रेनिंग होता है, सबसे पहले मैं युवाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करूंगा। और उसके लिए जो मान लीजिए पैसे की जरूरत है, वो पैसे बैंक से उपलब्ध कराए जाएंगे। जो हमारे प्रशांत जी भी कहते हैं कि हमने 4% पर देंगे, महिलाओं को ऋण देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए, और महिलाओं आत्मनिर्भर हो जाएगी, अपना व्यापार करेगी, और उसको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो इसी तरह से मैं युवाओं को सोशल मीडिया से लेकर के अनेक तरह का उसको ट्रेनिंग दिलाने का काम करूंगा, और इस काम के लिए उनको पैसे दिलाने का काम करूंगा, पैसा उपलब्ध कराने का काम करूंगा, और वो लड़का यहीं अपना रोजगार शुरू करेगा, अपना काम शुरू करेगा। इसलिए पलायन तो रुकेगी, क्योंकि यहाँ तो लोगों को ट्रेनिंग है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। तो इसके लिए तो मैं वो व्यवस्था करूंगा जो यहाँ ट्रेनिंग ले करके ही लड़का यहाँ काम करेगा। बता रहे कि ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे लड़के, जैसे अभी सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे चलती है SKS का, यहाँ से बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजा भी है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। अगर मखाना की, तो यहाँ पे मखाना बहुत ज्यादा मिथिलांचल में पाया जाता है। पान मखान बोलते हैं हमारी संस्कृति, पान मकान माछ, ये बोलते हैं लोग। माछ, आप तो मछली पालन भी करवाते हैं, मछली पालन भी करवाते हैं। जी। हाँ, तो मखाना की बात करें स्पेशली, तो कहते हैं कि USA में 8,000 रुपए किलो मखाना बिकता है, दुबई में उतना ही रुपया में मिलता है, लेकिन यहाँ के फार्मर्स को उतना फायदा नहीं मिल पाता। तो आप मधुबनी में मखाना के लिए क्या करेंगे? मखाना को किस तरीके से देश दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए जो यहाँ के लोगों को पैसा मिले? देखिए, मैंने तो कह ही दिया है कि यहाँ जो है, जो पूंजीपति के हाथ जो हमारी सरकार है वो बिकी हुई है। यहाँ वैसा व्यवस्था कर नहीं पा रहा है, जबकि यहाँ के किसान उपजाते हैं, लेकिन लाभ यहाँ के किसानों को मिल नहीं पाता है। औने पौने भाव में यहाँ के लोग से बाहर के लोग आते हैं और उस चीज को खरीद करके ले जाते हैं, और जहां उसका पैक करने का है, वेयर हाउस बना हुआ है, वहां जाकर के एक्सपोर्ट करके वो दूसरे राज्य में ले जाकर के बहुत महंगा में बेच देता है। लेकिन एक यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, पैकिंग का व्यवस्था नहीं है। तो इसी चीज को देखनी है, जो सरकार जो बनती है उस चीज को नहीं देखा। तो यहाँ अगर एक वेयर हाउस बनाया जाए, पैकिंग की व्यवस्था बनाया जाए, उसमें किसानों को लगाया जाए, नौजवानों को लगाया जाए,
तो यहाँ ही उसकी व्यवस्था होगी और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा, यहाँ के किसान जो करेंगे तो वो लाभ किसान को मिलेगा। तो मैं यही काम करूंगा, जो यहाँ व्यवस्थित करके वेयर हाउस बना करके पैकिंग की व्यवस्था, फिर सेलिंग की व्यवस्था, कि यहाँ के किसान अपने सामान को दूसरे जगह जाकर के कैसे एक्सपोर्ट करेगा और उतनी पैसा में करेगा जिससे यहाँ के मिथिलांचल के किसान लाभान्वित हो पाएंगे। और मखाने की बात तो हम लोगों ने तो इसकी भी आंदोलन करते हैं कि किसान अपनी वस्तु उपजाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मूल्य उसका कोई और तय करता है और यहां से किसानों को अपने मूल्य तय करने का कभी भी मौका नहीं मिला। तो हम लोगों ने इसकी भी लड़ाई लड़ते हैं कि किसान जैसे ही अपने अनाज को उपजाता है और दूसरे जगह जैसे उसकी संस्था कमेटी मूल्य तय करती है और सरकार अनाज खरीदती है, लेकिन यहां इस सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यही सिस्टम हर कुछ में किसान के साथ लागू होगा कि किसान अनाज उपजाएगा और अपने किसान का मूल्य तय किसान करेगा और सरकार को खरीदनी पड़ेगी। जैसे फैक्ट्री मालिक एक सुई का दाम स्वयं तय करता है और सरकार उसको बेचवाती है, इसी तरह से किसान के अनाज को भी जब किया जाएगा तब जाके किसान आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। एक लाइन आप बस बोल रहे हैं, अगर एक लाइन में अगर बोले कि बिस्फी की जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं, बिस्फी की जनता को एक लाइन में आप क्या बोलना चाहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो? पूरे मिथिलांचल का जो एक ऐतिहासिक जो मिथिलांचल रहा है, तो पूरे मिथिलांचल का नाज बिस्फी रहेगी और बिस्फी से पूरे मिथिलांचल को विकास किया जाएगा। मतलब पूरी राजनीतिक व्यवस्था बिस्फी से ही होगी। बिस्फी हमारे साथ नागेंद्र प्रसाद राय, और बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, जनसुराज के बहुत एक्टिव है। आप ग्राउंड पे घूम के देख लें तो अमूमन लोगों से बातचीत करने पे इनका नाम लोग ले लेते हैं कि वही जनसुराज वाले हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पे। ये थे हमारे साथ नागेंद्र प्रसाद राय। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।